प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बीजेपी ने 3 बड़े फैसले किए हैं। आज इस बार नया प्रयोग नहीं किया गया है। आजमाए परखे हुए 3 नेताओं को कमान दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। गोवा में भी प्रमोद सावंत को ही अगली सरकार चलानी है और उत्तराखंड में अपनी सीट हारने वाले लेकिन राज्य में पार्टी को चुनाव जिताकर देने वाले पुष्कर सिंह धामी को कमान दी जा रही है। 23 तारीख से शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, लेकिन सबको इंतजार है 25 मार्च का, जब शाम 4 बजे उत्तर प्रदेश की हजारों जनता के सामने योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी खुद लखनऊ में मौजूद होंगे। दरअसल बीजेपी के लिए, मोदी के लिए, योगी के लिए और इन सब के विरोधियों के लिए भी 25 मार्च की तारीख ही तय करेगी 2024 तक क्या होगा। बीजेपी इस वक्त मंत्रियों के नाम तय करने में वक्त खर्च नहीं कर रही है। सभी मंत्रियों के नाम तय हो चुके हैं। सारी बैठक इस बात पर है कि 25 मार्च का आयोजन कितना भव्य होना चाहिए, 25 मार्च को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी बहुत सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी इस रिपोर्ट में। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ना भूत हो ना भविष्य। योगी आदित्यनाथ ने वो कर दिखाया है जो पहले कभी नहीं हुआ। यूपी की जनता ने फुल टर्म के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री को फुल मेजॉरिटी देकर सत्ता में वापस भेजा है। इसलिए योगी का शपथ ग्रहण भी ऐसा होगा जैसा पहले कभी किसी मुख्यमंत्री का नहीं हुआ। योगी का शपथ ग्रहण इतना भव्य होगा कि इसकी तस्वीरें यूपी के 15 करोड़ वोटर के दिमाग में चिपक जाएंगी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि हिंदू वोट का रिमोट मंदिरों में होता है। योगी के शपथ ग्रहण से पहले लगातार 2 घंटे तक यूपी के सभी मंदिरों में घंटे बजेंगे। आरती होगी तो सारे मंदिरों में होगी, भजन होगा तो सभी मंदिरों में होगा। मथुरा में माहौल बनेगा तो अयोध्या में भी माहौल बनेगा, काशी में भी माहौल बनेगा। 25 मार्च को पूरे यूपी में उत्सव जैसा सीन होगा। हर जिले, हर शहर, हर कस्बे, यहां तक कि हर गांव में मंदिरों में विशेष पूजा होगी, भगवान की आरती होगी और लोक कल्याण के लिए हवन किया जाएगा। मठों और आश्रमों में रहने वाले पुजारी, संत और महात्मा शंखनाद करेंगे। योगी जब शपथ लेंगे तब प्रमुख मठों और मंदिरों के महंत लखनऊ में योगी को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित रहेंगे। पूर्वांचल हो या अवध, बुंदेलखंड हो या रोहिलखंड या फिर पश्चिमी यूपी ही क्यों ना हो, योगी ने पूरे यूपी में भगवा लहराया है। इसलिए यूपी के सभी 75 जिलों में योगी के शपथ ग्रहण का लाइव टेलीकास्ट होगा। इसके लिए बड़ी बड़ी LCD स्क्रीन लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। सभी जिलों के प्रमुख चौराहों और बाजारों में योगी के होर्डिंग लगाने का ऑर्डर निकल चुका है। 25 मार्च को प्रचंड हिंदुत्व का अब तक का सबसे भव्य शो होगा, जिसका मंच सजेगा लखनऊ के विशाल अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में। भगवाधारी मुख्यमंत्री जब दूसरी बार राजकाज संभालेंगे तब उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में भगवा लहर पैदा होगी। योगी की शपथ ऐसी होगी जो विरोधियों के दिलों में धाक पैदा कर देगी। आ गए फिर भगवाधारी योगी की शपथ के लिए 50,000 अतिथियों को निमंत्रण। इकाना स्टेडियम में 80,000 लोगों के आने की संभावना। यूपी के सभी जिले, मंडल और शक्ति केंद्रों को न्योता। हर शक्ति केंद्र से कम 2 कार्यकर्ता लखनऊ आएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आना नेचुरल है। योगी ने सभी वर्गों के लोगों को लखनऊ बुलाया है। इनमें समाज सेवी, साहित्यकार, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील भी शामिल हैं। 25 मार्च सुबह 10 बजे लखनऊ का ये इकाना स्टेडियम सैकड़ों टन फूलों से सजा होगा। बड़े मंच पर बैठने वाले गेस्ट की लिस्ट में देश के सबसे इंपॉर्टेंट VVIP शामिल होंगे। इसमें पहला नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 20 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, बीजेपी संगठन महामंत्री BL संतोष, सभी राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष योगी के शपथ ग्रहण के मौके पर मौजूद रहेंगे। ये तो हुई कंफर्म गेस्ट की लिस्ट। योगी सभी राष्ट्रीय दलों के नेताओं के साथ साथ
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती को भी शपथ ग्रहण में आने का न्योता भेज रहे हैं। 2017 में मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश के साथ योगी के शपथ ग्रहण में आए थे और मंच पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी। योगी कैबिनेट में कैसे एंट्री मिलेगी, मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी, योगी के लिए मोदी ने क्या फॉर्मूला बनाया है, मोदी का वो फॉर्मूला भी बताएंगे। उससे पहले योगी के विरोधी कैंप में क्या चल रहा है वो दिखा देते हैं। योगी का शपथ ग्रहण हिंदुत्व का शक्ति प्रदर्शन होगा। एक तरफ इसे भव्य बनाने की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ योगी के विरोधी भी 24/7 एक्टिव है। सबसे ज्यादा सक्रिय है मौलाना गैंग, जिसकी दुकान योगी आदित्यनाथ ने बंद करा दी है। योगी आदित्यनाथ ने द कश्मीर फाइल्स बनाने वाली टीम से मुलाकात की। इस फिल्म को यूपी में टैक्स फ्री किया। मौलाना गैंग इससे नाराज है। चुनाव में मौलाना की चल नहीं पाई, इसलिए अब सोशल मीडिया और यूट्यूब पर जहर घोला जा रहा है। 1967 की कलकत्ता की तारीख उठाओ, उसके ऊपर मुस्लिम माइनॉरिटी मारे गए, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्यों नहीं बनाते? 1970 का वाकया है, उठाओ भिवंडी के दंगे को उठाओ, माइनॉरिटी मुसलमान मारे गए, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते? 1980 का वाकया है, कहां का 1980 का वाकया आपको पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। 1979, 1987 भागलपुर बहुत दूर नहीं है, पूरी की पूरी फैक्ट्री में आग लगाकर कलिमा पढ़ने वाले मुस्लिम माइनॉरिटी को मार दिया जाता। इस पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनता है जनाब? बनाइए। 1992 को बाबरी मस्जिद राम मंदिर के झगड़े को लेकर पूरे भारत के अंदर आग लगा दी जाती है, मुस्लिम माइनॉरिटी मारे जाते हैं, इस पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते हैं आप? और जनाब और करीब आइए, सन 2007 बहुत दूर नहीं है, सन 2007 बम ब्लास्ट होता है मालिया गांव के अंदर, प्रज्ञा सिंह ठाकुर पकड़ी जाती, उसको जमानत पर रिहा किया जाता, उसको एमपी बनाया जाता, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते? सन 2008 आजमगढ़ की धरती के ऊपर दंगा हुआ था, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते? सन 2013 मुजफ्फरनगर का कांड देखो, मुस्लिम माइनॉरिटी मारे जाते, उस पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते हो आप? उस पर भी बनाना पड़ेगा। उस वक्त हमारे भारत के अंदर मुकम्मल तौर पर इख्तिदार में थे लोग, मुकम्मल तौर लाइन ऑर्डर आपके हाथ में था। भारत के अंदर सारे जो शोबे थे काम कर रहे थे, क्यों नहीं इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनती? 4000 दिनों से, घंटों से, 4000 घंटे से मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूं। खाक रिसर्च किया आपने? सन 2020 दिल्ली के दंगे में मुस्लिम माइनॉरिटी मारे गए, इसके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बनाओ। कई मौलाना कश्मीर फाइल्स पर ज्ञान बांट रहे हैं तो कई मौलाना हिजाब पर हाइपर हैं। फैसला कोर्ट ने दिया है, मगर मौलाना फुल वॉल्यूम में यूपी की सियासत पर गुस्सा उतार रहे हैं। ए माओ, ए बहनों, ए बेटियों, इस्लाम की इज्जत को अपनी इज्जत समझो और अपने हिजाब को और अपने पर्दे को मजबूती से थामे रहो। कभी किसी ताकत से मुतासिर मत होना, कभी किसी फैशन से मुतासिर मत होना, कभी किसी नंगी नाचने वाली और मुजरिम और खबीस और शैतान की शागिर्द औरत से मुतासिर मत होना। यही से बात आती हिजाब की, तो हिजाब पर अमल करना, हिजाब को पहनना मना नहीं है। कहाँ मना नहीं? भारत के संविधान। जब संविधान में मना नहीं है तो फिर ये कौन लोग हैं जो मना कर रहे हैं? ये देखने की जरूरत है। अगर मना कर रहे हैं तो वो संविधान के खिलाफ वो कर रहे हैं। संविधान कह रहा है कि पहनो और वो क्या कर रहे हैं कि मत पहनो। योगी के विरोधी मौलाना ही नहीं, योगी के सियासी विरोधी भी समझ नहीं पा रहे कि क्या करें क्या ना करें। अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ने वाले पार्टनर्स में भगदड़ मची है। ओपी राजभर बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं, जयंत चौधरी से अपनी पार्टी ही नहीं संभल रही। अखिलेश अभी तक हार का पोस्टमार्टम नहीं कर पाए हैं। उधर बीजेपी ने सेकंड राउंड का ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। एमएलए चुनाव के बाद अब यूपी में एमएलसी चुनाव हो रहे हैं। यूपी में 36 एमएलसी का चुनाव होना है। ये सीटें स्थानीय निकाय कोटे से भरी जाएंगी। बीजेपी ने सभी 36 सीटों पर कैंडिडेट अनाउंस किया है।
सपा ने 34 कैंडिडेट्स उतारे हैं। अखिलेश ने 2 सीटें आरएलडी के लिए छोड़ी हैं। एमएलसी चुनाव में अखिलेश यादव का दूसरी बार टेस्ट हो रहा है। अखिलेश ने 34 में से 19 यादव कैंडिडेट उतारकर यादव वोट बैंक को एकजुट रखने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी ने आजमगढ़ में रमाकांत यादव के बेटे अरुण यादव को और एटा में रमेश बाबू यादव के बेटे आशीष यादव को एमएलसी कैंडिडेट बनाकर अखिलेश यादव के वोट बैंक में सेंध लगा दी है। समाजवादी पार्टी का रोना अभी से शुरू हो गया है। उसके कैंडिडेट्स अपना पर्चा तक नहीं संभाल पा रहे और अखिलेश यादव सारा इल्जाम योगी पर लगा रहे हैं। हाल ही के उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों पर नजर डाली जाए तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोटर्स के साथ साथ यादव मतदाताओं ने एक तरफा वोटिंग की। लेकिन अब बारी एमएलसी के चुनाव की है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की बड़ी तैयारी की है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 उम्मीदवार ऐसे बनाए हैं जो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर से जुड़े हुए हैं। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि ये सेंध बड़ी सेंध होगी और यादव वोट बैंक के जरिए वो समाजवादी पार्टी पर ऐसा प्रहार करेगी जिसको संभालना और जिससे बचना समाजवादी पार्टी के लिए खासा मुश्किल साबित होने वाला है। यूपी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की पॉलिटिक्स से कास्ट कभी खत्म नहीं हो सकता है। मोदी और योगी ने उसे बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है, मगर जो जाति से आगे नहीं देख पाते उनके लिए भी मोदी योगी ने इंतजाम कर रखा है। अखिलेश के घर में सेंध लगाने से यादव वोट बैंक टूटेगा, ओपी राजभर के पाला बदल लेने से पिछड़ा वोट शिफ्ट होगा और जयंत चौधरी के बीजेपी में आ जाने से जाट वोट पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। यूपी में योगी का दूसरा राज तिलक 2024 के लिए मोदी का लॉन्च पैड होगा। उसी के मुताबिक सारे इक्वेशन, सारे कॉम्बिनेशन सेट किए जा रहे हैं। पंद्रह दिनों के अंदर राज्यसभा की 13 सीटों पर भी चुनाव होने वाले हैं। असम से 2, हिमाचल प्रदेश से 1, केरल से 3, नागालैंड से 1, त्रिपुरा से 1 और पंजाब से राज्यसभा की 5 सीटें भरी जानी हैं। पंजाब और केरल को छोड़कर बीजेपी बाकी सभी सीटें जीतने का प्लान बना चुकी है। पूरे देश का फोकस उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन पर है, लेकिन नरेंद्र मोदी का फोकस कभी भी आउट नहीं होता। पॉलिटिक्स मोदी के लिए 24/7 अफेयर है। वो यूपी को भी देख रहे हैं, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर को भी संभाल रहे हैं, साथ ही राज्यसभा चुनावों की भी स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं। यूपी में बरसों से पकी पकाई पॉलिटिक्स को जनता ने छोड़ दिया तो मोदी ने भी नया फार्मूला तैयार किया है। मोदी का फार्मूला योगी की कैबिनेट में दिखेगा कैसे, इसकी पुख्ता जानकारी इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के पास है। योगी की नई कैबिनेट में कौन इन होगा, कौन आउट होगा, इस बारे में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक बात जो तय है वो ये कि योगी की नई कैबिनेट पीएम मोदी की सोच वाली होगी। बहुत सारे लोग आप लोगों को ये बताते होंगे कि पीएम मोदी जब बीजेपी नेताओं के साथ बैठते हैं तो मंत्रिमंडल के लिए इस नाम पर मुहर लगा दिया गया। हकीकत से यह कोसों दूर है। पीएम मोदी नाम नहीं तय करते बल्कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल देते हैं, एक थॉट देते हैं और उसके आधार पर उम्मीदवारों की स्कैनिंग करके नामों पर मुहर लगाया जाता है। योगी के मंत्रियों को कई सारी कसौटियों पर खरा उतरना होगा। उदाहरण के लिए बेबी रानी मौर्य का लीजिए, वो महिला हैं, जाटव समाज से आती हैं, पढ़ी लिखी हैं, प्रशासन का अनुभव है। दूसरा उदाहरण लीजिए असीम अरुण का, पुलिस के आला अधिकारी रहे हैं, बेहद अच्छे परिवार से आते हैं, ईमानदार छवि रही है, ऐसे अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं जो कि सिस्टम बनाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि कन्नौज में 2017 में भी बीजेपी नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार उन्होंने इस सीट पर जीत हासिल की है। 25 मार्च से मोदी और योगी का जो दूसरा युग शुरू होने वाला है उसमें कुछ बातें बहुत क्लियर हैं। योगी के मंत्री युवा होंगे, कास्ट कॉम्बिनेशन से ज्यादा वर्क परफॉर्मेंस पर जोर होगा। योगी के पहले टर्म में जिन मंत्रियों ने परफॉर्म नहीं किया वो सिर्फ जाति के आधार पर कैबिनेट में जगह नहीं बचा पाएंगे। कुछ बड़े मंत्रियों की छुट्टी होगी और कुछ बड़े नाम संगठन में भेजे जाएंगे। योगी 2.0 सरकार में बहुत कुछ बदला होगा, लेकिन योगी का बुलडोजर वैसे ही चलता रहेगा। बुलडोजर को योगी ने पॉपुलर किया, अब ये बुलडोजर योगी आदित्यनाथ की आइडेंटिटी से कनेक्ट हो चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।